औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन किराम, मैं हूँ फैसल सैयद। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। उम्मीद करता हूँ आप जहाँ भी होंगे रब ताला के पनाह में आफ़ियत से होंगे। नाज़रीन, बात करते हैं आज इमरान खान साहब की, जो आज का ख़िताब था। दूसरे नंबर पे परवेज़ इलाही साहब फिर ज़ेर गर्दश है जी अफवाहों के। और फिर हमारी जो मुल्क में इस वक्त जो सियासी सरगर्मियाँ बाकी मानदा, उस पर बात करेंगे। और फिर हमारी सिक्योरिटी के हवाले से जो थ्रेट्स हैं उस पर बात करेंगे। सबसे पहले खान साहब की तरफ आते हैं जी। खान साहब ने आज फिर जो है, जैसा कि गवर्नमेंट के हलकों की तरफ से ये तासर दिया जा रहा है कि खान साहब जो हैं वो असम्बलियाँ तहलील नहीं करेंगे। बहुत से लोग जो हैं सियासी लोग जो हैं वो वैसे तो पस मंज़र में होते हैं, मगर चूँकि हुकूमत में बैठे हुए हैं तो इसलिए वो भी मंज़र पे आ जाते हैं। शर्मिला फ़ारूकी साहब अब बहुत अरसे से पस मंज़र में थी, आज वो भी जनाब आई हैं और कहती हैं जी ये लोग असम्बलियाँ नहीं छोड़ेंगे और दिस एंड दैट। जैसा कि इनको हुकूमत जाने के ख़तरात जो वो सर पे मंडलाते हैं, तो हर कोई जो है ना वो डिफेंस करने के लिए आ जाता है। खान साहब जो हैं, खान साहब ने फिर बड़े दो टोक अंदाज में कहा है जी कि हम असम्बलियाँ जो हैं वो तोड़ देंगे, नंबर वन। नंबर टू, उन्होंने कहा कि शहबाज शरीफ और ये नवाज शरीफ जो ये सारा पीडीएम का इस वक्त इकट्ठ है, ये असम्बलियाँ ये इंतखाबात कभी भी नहीं करवाएंगे। ये लोग कभी भी इंतखाब नहीं कराने देंगे, इसलिए कि इन्हें अपनी शिकस्त सामने नज़र आती है। इनकी डिलीवरी कुछ भी नहीं है और ये अवाम में जाने से कतराते हैं। तीसरे नंबर पर उन्होंने इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट से दरख्वास्त की है। आर्मी चीफ साहब की बहुत तारीफ़ की है जी, वो उनके मुतरिफ़ हैं, उन गैर जनमदारी के भी, उनकी ज़ाती जो करैक्टर है उस हवाले से भी बड़ी तारीफ़ की है उन्होंने, कि वो हाफ़िज़ कुरान भी हैं और वो बेदाग किस्म के माजी है, सियासत से दूर रहने वाले बंदे हैं। मगर उन्होंने उनसे रिक्वेस्ट की है, नई जो हमारी क़यादत है फ़ौजी, किसी एक स्पेसिफ़िक नाम तो नहीं लिया उन्होंने, मगर ये रिक्वेस्ट की है कि वो इनको मजबूर करें कि ये इलेक्शन करवाएं, क्योंकि ये इलेक्शन करवाते हुए नज़र नहीं आते। इलेक्शन नहीं करवाएंगे तो मुल्क की हालात मज़ीद ख़राब हो जाएंगे और डिफ़ॉल्ट जैसा कि ये 100% के करीब चांसेस हो चुके हैं, तो फिर कहते हैं कि इसकी माशी हालत को संभालना मुश्किल हो जाएगा, बल्कि नामुमकिन हो जाएगा। और साथ ही उन्होंने उनसे सवाल किया गया कि परवेज़ इलाही साहब अगर असम्बलियाँ तहलील नहीं करते तो आप क्या करेंगे। उन्होंने इस ज़िमन में जवाब दिया कि अगर परवेज़ इलाही साहब असम्बलियाँ तहलील नहीं करते तो पीटीआई असम्बलियों से बाहर आ जाएगी। मतलब है वो इस वक्त बिल्कुल डिटरमिंड है कि उन्होंने 25 तारीख से पहले, 20 तारीख की वैसे तो उन्होंने डेडलाइन दी हुई है, मगर वो 25 तक जो है उससे पहले पहले असम्बलियाँ जो है डिज़ाल्व करेंगे या पीटीआई रिज़ाइन करके बाहर आ जाएगी। ये उनका बड़ा दो टोक मौक़िफ़ है जी, उन्होंने आज जो सामने रखा है। रिपीटेडली वो यही कहते आ रहे हैं, मगर हुकूमत जो है उसकी तरफ से ये कहा जाता है कि खान साहब जो है वो असम्बलियों से नहीं बाहर आएंगे। मगर साथ ही साथ गवर्नमेंट जो है वो इस ख़तरे को भांपते हुए अपने तौर पर जो है वो इलेक्शनों की तैयारी भी किए जा रहे हैं। जैसा कि पिछले व्लॉग में मैंने बताया कि वर्कर्स कन्वेंशन जो है मुख्तलिफ़ शहरों में उनका इनकाद होना ही इस बात की निशानदेही है कि ये गवर्नमेंट जो है अपने तौर या बैकडोर राब्तों के सिलसिले में जो है उसमें होने वाली गुफ्तगू के नतीजे में डार साहब, अलवी साहब, फिर शहबाज शरीफ, डार साहब की गवर्नर से मुलाकात, ये सारे इसी सिलसिले की कड़ियाँ हैं। तो इसी की रोशनी में शायद ये वर्कर्स कन्वेंशन और फिर ये इस रुकनीत साजी और फिर इस तरह के मामला जो है वो चलने लगे। अब आते हैं जी परवेज़ इलाही साहब, बहुत उनकी गर्मा गर्मी जो है ना जी वो देखने में आती है। लोगों के मौजूए बहस जो है वो 10 सीटों के साथ काफ लीग जो है वो इस वक्त पंजाब की सियासत पर हावी नज़र आती है।
परवेज़ लाई साहब बार बार कह चुके हैं कि हम जो है जब भी खान साहब कहेंगे मगर 1 मिनट भी हम नहीं लगाएंगे, हम असम्बलियों को तहलील कर देंगे। मुन्नत सलाई साहब भी देख लें। मगर दूसरी तरफ सदीक सालक साहब जो है वो ये क्लेम करते हैं कि ये असम्बलियाँ परवेज़ लाई साहब नहीं तोड़ेंगे, ये असम्बलियाँ नहीं तोड़ेंगे। और इसके पस पर्दा कहानी क्या है जी असम्बलियाँ ना तोड़ने की, वो ये है कि जरदारी साहब ने जैसा कि शुजात साहब को लॉन्च किया हुआ था, और शुजात साहब की और इनकी जो है वो दूरियां परवेज़ लाई साहब की वो भी दूर हो गई हैं। और शुजात साहब जो है वो इनको इस बात पर कायल कर रहे हैं कि असम्बलियाँ ना तोड़ें, असम्बलियाँ तोड़ने की तरफ ना जाए, आपको हम वज़ीर आला से इस मनसब से नहीं हटाएंगे। इस सिलसिले में जो मेन रोल है वो चौधरी शुजात साहब जो है वो प्ले कर रहे हैं। चौधरी परवेज़ लाई साहब चाहते हैं कि मैं वज़ीर आला रहूँ अब भी और बाद में भी। ये बात वो पीटीआई से भी यही चाहते हैं गारंटी, और नू लीग से भी यही गारंटी चाहते हैं। मगर नू लीग की तरफ से जैसा कि सदीक जो चौधरी सालक है उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ साहब की तरफ से ये कहा गया कि परवेज़ लाई साहब को हम वज़ीर आला बरकरार रखेंगे, हम इनके खिलाफ अदम एतबार नहीं लाते, इनको नहीं हटाते। अगर चौधरी साहब दोगली पॉलिसी छोड़ के सरेआम आकर हमारे हक में जो है तो वो फैसला दे दे कि वो हमारे साथ है, तो हम इनको जो है वज़ीर आला की सीट पर बरकरार रखेंगे। अब सवाल ये पैदा होता है, जैसा कि इमरान खान साहब से पूछा गया, वो भी यही कहते हैं कि चौधरी साहब चाहते हैं कि थोड़ा सा टाइम को आगे ले जाया जाए। तो इसके फिर क्या मतलब समझ में आता है? मतलब तो ये समझ में आता है जो शुजात साहब और जरदारी साहब चाहते हैं कि असम्बलियाँ तहलील ना हो। जैसा कि मैंने पहले कहा था कि ज़रूरी नहीं कि इस दफ़ा फ्लोर क्रॉसिंग हो और पैसे दे के और मेंबर्स को ख़रीद कर ही हालात को अपने हक में किया जाए। मगर चूँकि नंबर गेम भी पूरी नहीं होती, बंदे भी काबू नहीं आते, तो फिर बंदों को पैसे देकर यही कर दिया जाता है। मेंबर जो है जैसा कि होता है कि यार अब अंदर से प्रेशर डालो कि असम्बलियाँ हम तहलील करने के हक में नहीं हैं। तो कुछ एक तरफ तो मंजरनामा ये नज़र आता है कि असम्बलियाँ तहलील नहीं करेंगे। तो उनसे ये सवाल किया गया, जैसा कि मैंने भी पहले भी बताया है कि खान साहब से सवाल किया गया अगर असम्बलियाँ तहलील नहीं होती, तो उन्होंने कहा कि अगर असम्बलियाँ तहलील नहीं होती तो हम असम्बलियों से बाहर आ जाएंगे, पीटीआई बाहर आ जाएगी। अब सवाल ये पैदा होता है पीटीआई बाहर आ जाएगी तो नून लीग कितने वोटों के साथ 10 सीटों वाले चौधरी साहब को जो है वो वज़ीर आला बरकरार रखेगी, या चौधरी साहब जो है वो आइंदा क्या नून लीग अपने जैसा कि खदशात हैं उनके अपने मेंबर्स को नाराज़ करके क्या चौधरी साहब को अगले इलेक्शनों में वज़ीर आला रख पाएगी, या नून लीग इस पोजीशन में होगी, इतनी सीटें लेगी कि चौधरी साहब को वज़ीर आला रखें। और पीटीआई का जैसा कि इस वक्त रेपुटेशन है और जो इस वक्त पॉपुलैरिटी है, अवाम का जितना एतमाद है, जितनी सीटें ये ले जाएगी, तो चौधरी साहब को मुस्तकबिल उधर नज़र आएगा या इधर नज़र आएगा। मगर खान साहब जो है वो भी शायद जो है पीटीआई के अपने देरीना कारकुन जो है उन्हें तरजीह देंगे, और देनी भी चाहिए, क्योंकि इत्तेहादी जो है जी ये सबसे बड़े ब्लैकमेलर होते हैं। एमक्यूएम भी ब्लैकमेल करती रही, और जैसा कि पीछे खान साहब की हुकूमत के लिए इत्तेहादियों ने इनके लिए वो गड़ा खोदा। तो मेरा ख्याल है खान साहब को जो एक इत्तेहादी है इनसे भी जान छुड़ानी चाहिए अगले इलेक्शनों में, और अगर तो मेजॉरिटी मिलती है तो ठीक है हुकूमत लें, अगर नहीं मिलती तो अपोजिशन में बैठ जाएँ, सहारा मत लें। ये सहारे जो होते हैं ये बाद में फिर पर फैलाने लगते हैं, इनके पर पोज़े निकल आते हैं और फिर ये ब्लैकमेलिंग करते हैं। बहरहाल जी आप देखिए आगे आगे देखिए होता है क्या। सियासत जो है वो किसी ना इसमें कोई असूल होता है, ना इसमें कोई ज़ाब्ते होते हैं, ना इसमें कोई दुश्मनियाँ होती हैं, ना दोस्तियाँ होती हैं, ना गैरत होती है, ना कुछ होता है। इसमें तो ऐसे ही चलता है। आप देखिए इस वक्त पार्टियों में कितने एक दूसरे की जानी दुश्मन थी, एक दूसरे के खिलाफ क्या कुछ जहर उगलती रही, आप सारे इकट्ठे हैं। पीटीआई में भी बाज़ लोग इस वक्त शामिल हैं जिनके बारे में वो इनके बारे में जो वो उनके बारे में कहते रहे, मगर वो भी साथ बैठे हुए हैं। सियासत है जी, पाकिस्तान की सियासत है। क्या दुनिया की सियासत में भी ऐसा होता है? मगर हमारे यहाँ गाली गलौज की सियासत है बहुत ज़्यादा। तो खान साहब को घड़ियों घड़ियों का वो कह रहे हैं जी घड़ियाँ इस मुल्क का मसला खान साहब की घड़ी है। गरीब का पेट नहीं है, गरीब की गुर्बत नहीं है, उसकी बेरोज़गारी नहीं है, उसकी मजबूरियाँ नहीं है। इधर अगर खान साहब की घड़ी है तो शाहाना है। मुल्क का मसाइल शायद इन दो मसाइल के गिर्द ही घूम रहे हैं और सारा कुछ इसी पे
वो चलाने की कोशिश की जा रही है। अब इसके बाद जनाब हमारे जो सिक्योरिटी के हालात हैं, मुल्क की सिक्योरिटी जो है, आप ये देखिए अफ़गानिस्तान के साथ पाकिस्तान किस कदर कितनी तादाद में वहाँ के जो मुहाजिरीन हैं उनको पनाह दी हुई है, कितने अरसे से रखा हुआ है। बदतरीन मुआशी हालात के बावजूद इस वक्त ख़ुद पाकिस्तानी कौम फाके काट रही है, मगर अफ़गानियों को जो है तो वो यहाँ पर पनाह दी हुई है, उनके साथ बेहतरीन यहाँ पर यहाँ की आवाम भी उनके साथ बहुत अच्छा बर्ताव करती है, मतलब है। मगर अफ़गानी जो है तो समटाइम जो है वो अपने वो गलत रवैये यहाँ रहते हुए भी शो कर रहे होते हैं। अब अफ़गानिस्तान में तालिबान की हुकूमत आई है तो पाकिस्तान जो है वो समझ रहा था कि हमारा ये बॉर्डर सेफ़ हो गया है और दहशतगर्दी में कमी आएगी, मगर हमारे मुल्क में तरीके तालिबान जो है पाकिस्तान उन्होंने सर उठाया, दोबारा दहशतगर्दी शुरू हुई। तो सवाल ये पैदा हो रहा था कि अफ़गानिस्तान में तालिबान की हुकूमत है, जिनको जिनकी ये बात मानते हैं वो इनको क्यों नहीं मना करते, मगर वो क्या मना करेंगे। आज तो अफ़गान फोर्सेस की तरफ से चमन के बॉर्डर पर जो है वो गोलाबारी की गई है। 6 हमारे जो शरीफ शहरी हैं बेचारे बेगुनाह वो शहीद हो गए और 27 जो है वो ज़ख्मी हो गए। ये दोस्ती का अंजाम मिलता है जी पाकिस्तान को। मगर इम्पॉर्टेंट बात तो ये है कि हमारे आर्मी चीफ जो हैं वो बलूचिस्तान के दौरे पर थे। वो तुर्बत के और कलात उस तुर्बत और दूसरे कोयटा छावनी और इन जगहों पे उनका विज़िट था और इस दौरान इस वाक़या का होना पाकिस्तान के लिए बड़ा चैलेंज है। तो जनरल आसिम मुनीर साहब क्या इसको टॉलरेट करेंगे या इसको रिस्पॉन्ड करेंगे, और बस भरपूर तरीके का जो है पाकिस्तान की तरफ से वो रिस्पांस जाना चाहिए ताकि आइंदा के लिए ये कुछ, वरना अफ़गानिस्तान एक मुल्क जो है जो हमारा इस्लामी बरदर मुल्क है, अगर वहाँ से इस तरह की इश्ताल अंगेज़ी होती है तो मेरा ख़्याल है फिर हमारे लिए तो ये डूब मरने का मकाम है। एटमी पावर है और साथ हम हमसाया जो है वो हमारे साथ इस तरह से रखते हैं। अगर हम सारे हमसाए बदल नहीं सकते, हमसाए परमानेंट होते हैं, मगर हमसाए जो हैं वो अगर गैर मुस्लिमों से भी बदतर हो जाए तो फिर उनके साथ किस तरह से डील किया जाए, ये मजबूरी बन जाती है। दूसरा जी, वॉइस ऑफ अमेरिका की एक वो ख़बर थी, उन्होंने अरशद शरीफ के केस में जो है तो वो बड़ा सरप्राइजिंग किस्म की वो स्टेटमेंट आई है जी। वो उनकी तरफ से ख़बर है, वॉइस ऑफ अमेरिका जो है कि अरशद शरीफ साहब की जो कत्ल है उसके हवाले से उन्होंने काफ़ी सारी वहाँ से तस्वीरें ली, जिनका हाई रेजोल्यूशन जो है वो फ्रांसिक और उसकी साइंटिफिक रिसर्च की है, जिससे ये साबित होता है कि उनकी जिस्म पर तशद्दुद बिल्कुल नहीं हुआ। अब सवाल ये पैदा होता है जी कि क्या पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने उन्हें इसकी मुआवनत के लिए कहा था कि आप हमारी मदद करें। हमारी किस एजेंसी ने अमेरिका से जो है मदद मांगी है? यकीनन किसी ने भी नहीं मांगी। हमारी अपनी आईबी के और बड़े कॉम्पिटेंट हाई प्रोफेशनल लोग हैं और एफआईए के, जिन्होंने पूरा पोस्टमार्टम जो है उसकी एक एक चीज़ को जो है सामने खोल के रख दिया है। यहाँ मेडिकल रिपोर्ट हुई है, उसकी इन्होंने जाके वहाँ पर मौके पर तफ्तीश की है, जिससे ज़ाहिर होता है, पोस्टमार्टम से ज़ाहिर होता है कि उन पर कत्ल से पहले तशद्दुद किया गया और गोली जो है वो करीब से मारी गई है और मुतअद्दिद तशद्दुद के निशानात हैं। अमेरिकन जो है उनकी इन्वॉल्वमेंट जो है अब समझ आती है कि जैसा कि बिन कहे वो इन्वॉल्व हो रहे हैं इस तफ्तीश में, वो क्या तासर देने जा रहे हैं, वो किसकी हमायत में है, किसकी मुखालफत में है, ये इस तरह की वहाँ से जो है तो वो जिनको शामिल ही नहीं किया गया बिन बुलाए मेहमान बन बैठे हैं वो। और इससे रिजीम चेंज में भी अमेरिका जो है तो जो कहता है हमारा कोई किरदार नहीं है, तो वो भी बड़ा वाज़ेह हो जाता है कि बिन बुलाए मेहमान जो है वो आ बैठते हैं और वो हमारे सरों पर मुसल्लत है। हमारी नई इस्टेब्लिशमेंट है जी, ये किस तरह से चलती है, ये किस तरह से बड़े नाजुक हालात है, किस तरह से माशी हालात को लेकर चलते हैं। माशी हालात इस वक्त मैं पिछले व्लॉग्स में भी बता चुका हूँ, हर तरह की घंटी है। ट्रेड हमारी इंपोर्ट एक्सपोर्ट, मुल्क के अंदर इंडस्ट्रीज़ और हर तरह के हालात जो है तो बाकी बाज़ार मार्केट में हमेशा कहता हूँ मैं, और आप बेहतर जानते हैं किस तरह से चल रहे हैं। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिए जी। कल नई खबरों के साथ हाजिर होंगे। आज तक इस वक्त तक तो यही हमारे पास जो अपडेट्स आई है, जो गवर्नर साहब से शहबाज शरीफ साहब सागडार साहब मिले हैं जाके, वहाँ भी सागडार साहब एक तरफ अलवी साहब से
मुलाकात करते हैं हालात को ठीक करने की। दूसरी तरफ उधर कहते हैं जी पीटीआई वालों ने पिछले 4 सालों में बेड़ा गर्क कर दिया था, मईशत का बेड़ा गर्क हो गया, अब कैसे संभालें। ओ अल्लाह के बंदो, आपने 8 माह में क्या कर दिया आवाम के सामने। अगर आवाम आपको बेहतर समझ रही होती, इस वक्त आवाम आपके साथ होती। आवाम जो है उसी का तराजू आप अगर वो उठा के देख लें तो वो किस तरफ पलड़ा पा रही है आपको समझ आ जाएगी। आपको समझ नहीं आ रही। इससे पहले आप थे, उससे पहले जरदारी साहब थे, तो 4 साल जो है उसका हिसाब मांग रहे हैं आप। पिछले 40-50 साल का साल आप हिसाब नहीं देते कि आपने डॉलर का रेट उस वक्त से अभी तक आके देख ले, कर्ज़ों का बोझ देख ले, सब चीज़ों का मुआवजा कर ले, 8 माह की तरक्की देख लें, पिछले 4 साल की तरक्की अपने दौर की देख लें और खान साहब की देख लें, तकाबली जायज़ा ले लें, समझ आ जाएगी। मगर क्या किया जाए, अब आवाम को बेवकूफ़ बनाने से बाज नहीं आते। तो ज़्यादा चाहूँगा जी, फिर गुफ्तगू लंबी हो जाती है, तो इंशाल्लाह फिर कल नए जो हमारे पास हालात आते हैं, जो ख़बरें आती है, उस पर तजिए के साथ हम आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। अगर हो सके तो हमारा चैनल जो है वो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन जो है उसको भी प्रेस कर दीजिएगा, तो बड़ी मेहरबानी होगी। तो आइए अपनी धरती माँ के लिए, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक अफवाज पाइंदाबाद, सलामत रहिए।